आइए लेक्चर का आगाज़ करते हैं और हम बात कर रहे हैं 9th और मैट्रिक के फिजिक्स के चैप्टर 6 की। इसका नाम है इक्विलिब्रियम और ये इस चैप्टर की सेकंड लेक्चर है। टॉपिक जो हम कवर करेंगे आज के लेक्चर में वो है इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज अंडर द एक्शन ऑफ कोप्लानर फोर्सेस, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। तो आइए टॉपिक 6.6 का आगाज़ करते हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज अंडर द एक्शन ऑफ कोप्लानर फोर्सेस। If a body remains at rest or moves with uniform speed, it is said to be in equilibrium। ये बात जानते हैं कि एक बॉडी अगर मुसलसल रुकी हुई हो या मुसलसल हरकत कर रही हो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, तो हम उसे कहते हैं कि ये जो है बॉडी इक्विलिब्रियम में है। If a body at rest is said to be in static equilibrium। हम ये भी जानते हैं कि अगर एक बॉडी रुकी हुई हो, ठहरी हुई हो, तो उस इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। A body in uniform motion along a straight line is said to be in dynamic equilibrium। और हम ये भी जानते हैं कि एक बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ सफ़र कर रही हो तो उस तरह के इक्विलिब्रियम क्या कहते हैं हम, डायनामिक इक्विलिब्रियम। All the bodies in both the equilibrium do not possess any acceleration। और इस तरह के दोनों टाइप के इक्विलिब्रियम के अंदर किसी भी बॉडी में एक्सेलरेशन नहीं आता है, या बॉडी जो है वो एक्सेलरेट नहीं करती बल्कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ ट्रैवल कर रही होती है। अगर वो किस में हो, अगर वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में हो और अगर वो रेस्ट में, इसका मतलब है कि बिल्कुल वो ठहरी हुई है और कोई मूवमेंट नहीं है उसमें। एग्जाम्पल नंबर 1 करते हैं, कंसीडर अ स्फेरिकल बॉल ऑफ वेट 5 न्यूटन सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग बाय अ स्ट्रिंग। हम फर्ज करते हैं कि स्फेरिकल बॉल है जिसका वेट है 5 न्यूटन और वो एक डोरी के साथ लटकी हुई है छत के साथ, जैसे कि फिगर 6.10 में दिखाया गया है। द बॉल इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। क्योंकि बॉल ठहरी हुई है लिहाजा ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम के अंदर है। देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉल। और इस कंडीशन में बॉल के ऊपर दो फोर्सेस अमल कर रही होंगी। नंबर 1, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी W = 5 न्यूटन डायरेक्टेड डाउनवर्ड। और पहली फोर्स जो है वो उसकी ग्रेविटी की फोर्स होगी जो कि उसके वजन के बराबर होगी, और वजन क्योंकि 5 न्यूटन है लिहाजा फोर्स की क्वांटिटी भी कितनी होगी, 5 न्यूटन होगी। और वो क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी, ज़मीन की तरफ होगी उसकी डायरेक्शन। जो दूसरी फोर्स लगी होगी वो होगी द अपवर्ड पुल ऑफ द स्ट्रिंग नोन एज टेंशन T इन द स्ट्रिंग। और जो दूसरी फोर्स लगी होगी वो स्ट्रिंग की वजह से ऊपर की जानिब लग रही होगी, जिसमें क्या कहते हैं, टेंशन करते हैं, उसको T से ज़ाहिर करते हैं। These two forces balance each other so the ball is at rest। और क्योंकि दोनों फोर्सेस एक दूसरे के बराबर होंगी और बैलेंस कर रही होंगी लिहाजा बॉल क्या होगी, ठहरी हुई होगी, रुकी हुई होगी, रेस्ट में होगी। For a body to remain in a static equilibrium, the upward force must balance the downward force। और ये बहुत ज़रूरी है कि कोई भी ऑब्जेक्ट स्टैटिक इक्विलिब्रियम में उस वक्त हो जिस पर लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। लिहाजा जो इस पर अपवर्ड फोर्स है वो इसकी डाउनवर्ड फोर्स, यानी कि अपवर्ड फोर्स से मुराद क्या है, टेंशन, वो इसकी डाउनवर्ड फोर्स मतलब ग्रेविटी के बराबर होनी चाहिए। The forces on the ball are represented in the following फिगर 6.10। और इस फिगर में दिखाया गया है कि फोर्सेस कौन कौन सी उसकी डायरेक्शन में लग रही है। ये देखिए, एज द बॉल इन द इक्विलिब्रियम द टेंशन इन द स्ट्रिंग मस्ट बैलेंस द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और यहाँ पे जो टेंशन है उसकी डायरेक्शन और जो वेट है उसकी डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है और दोनों क्या है, बराबर है, जब तो एक दूसरे को बैलेंस करके उन्होंने स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रखा हुआ है बॉल को। एग्जाम्पल 2 करते हैं, कंसीडर अ ब्लॉक प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ सर्फेस। हम फर्ज करते हैं कि एक ब्लॉक है जो कि स्मूथ यानी कि फाइन चिकनी सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। बीइंग पुल्ड एट टू एंड्स, और उसको दो एंड से दोनों तरफ से खींचा जा रहा है, जैसे ये फिगर 6.1 में दिखाया गया है। वेट ऑफ द ब्लॉक इज 100 न्यूटन। और हम ये भी अज्यूम करते हैं कि उस ब्लॉक का वजन 100 न्यूटन है। द ब्लॉक इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और ये हम फर्ज करते हैं कि ब्लॉक अपनी जगह पे ठहरा हुआ है कि दोनों तरफ से फोर्सेस लग रही हैं, उसके बावजूद ब्लॉक क्या है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। बॉय इज पुलिंग वन एंड ऑफ द रोप ऑफ द लेफ्ट। और इस ब्लॉक को एक डोरी से बांधा गया है जिसको एक लड़का एक तरफ से खींच रहा है।
ब्लॉक इज अटैच टू द वॉल बाय अ स्प्रिंग बैलेंस विच रीड 50 न्यूटन। और दूसरी तरफ से ब्लॉक जो है वो एक वॉल के साथ स्प्रिंग के जरिए अटैच है, इसके ऊपर 50 न्यूटन की फोर्स लग रही है। फॉर सिंप्लिसिटी वी इग्नोर द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और हम अपनी आसानी के लिए भी कंसिडर करते हैं कि इस ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन की कोई फोर्स नहीं लग रही है। 4 फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ ब्लॉक, और इस वक्त इस ब्लॉक के ऊपर 4 डिफरेंट तरह की फोर्सेस लग रही होंगी। नंबर 1, वेट ऑफ द ब्लॉक एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। नंबर 1 फोर्स जो होगी वो उसका अपना वजन होगा जो कि ज़मीन की तरफ या नीचे की तरफ कह सकते हैं उसको अप्लाई कर रहा होगा। नंबर 2 है पुश ऑफ द सरफेस एक्टिंग वर्टिकली अप, और दूसरी फोर्स जो है वो ज़मीन का या सरफेस का पुश होगा जो कि वेट की अपोजिट डायरेक्शन में होगा। द अबव 2 फोर्सेस बैलेंस ईच अदर, और यहाँ पे ये दोनों फोर्सेस हैं, मतलब उसका वेट जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और सरफेस का क्या एक्शन जो कि वर्टिकली अप डायरेक्शन में है, तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर रही होंगी, बैलेंस कर रही होंगी। थर्ड फोर्स ब्लॉक इज बीइंग पुल्ड टुवर्ड्स लेफ्ट बाय हैंड, और तीसरी फोर्स क्या है, वो उस लड़के जो की फोर्स है जो कि वो अपने हाथ से खींच रहा है उस ब्लॉक को लेफ्ट की जानिब। फोर्थ फोर्स ब्लॉक इज बीइंग पुल्ड टुवर्ड्स राइट बाय द स्प्रिंग बैलेंस, और चौथी फोर्स जो है वो स्प्रिंग की फोर्स है जो उस ब्लॉक को राइट साइड पे खींच रही है। द अपर फोर्सेस मस्ट बी बैलेंसिंग ईच अदर एज द ब्लॉक इज एट रेस्ट, और अब ये फोर्स नंबर 3 और फोर्स नंबर 4 ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं जो कि लेफ्ट और राइट से लग रही होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्लॉक रेस्ट पे है। इफ द ब्लॉक इज टू रिमेन इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और अगर ब्लॉक मुकम्मल तौर पे ठहरा हुआ है इन तमाम फोर्सेस के बावजूद स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, देन फोर्स टूवर्ड्स द राइट मस्ट बी बैलेंस्ड बाय द फोर्स टूवर्ड द लेफ्ट, और राइट पे लगने वाली फोर्स यकीनी तौर पे बराबर या बैलेंस्ड होनी चाहिए लेफ्ट पे लगने वाली फोर्स के। अपवर्ड फोर्स मस्ट बी बैलेंस्ड बाय द डाउनवर्ड फोर्स, और अपवर्ड फोर्स बैलेंस करनी चाहिए डाउनवर्ड फोर्स को। फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ब्लॉक आर रिप्रेजेंटेड इन फॉलोइंग फिगर 6.11, और यहाँ हम नेक्स्ट फिगर 6.11 के अंदर चारों लगने वाली फोर्सेस को दिखाते हैं। द रिजल्ट ऑफ द ऑल द 4 फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इज 0, और चारों फोर्सेस जो कि लग रही हैं उस ब्लॉक के ऊपर उनका जो सम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो 0 का होना चाहिए। किस लिए, अगर कोई बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। इफ द ब्लॉक इज टू रिमेन इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और अगर ब्लॉक मुकम्मल तौर पे ठहरा हुआ है इन तमाम फोर्सेस के बावजूद स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, देन फोर्स टूवर्ड्स द राइट मस्ट बी बैलेंस्ड बाय द फोर्स टूवर्ड द लेफ्ट, और राइट पे लगने वाली फोर्स यकीनी तौर पे बराबर या बैलेंस्ड होनी चाहिए लेफ्ट पे लगने वाली फोर्स के। अपवर्ड फोर्स मस्ट बी बैलेंस्ड बाय द डाउनवर्ड फोर्स, और अपवर्ड फोर्स बैलेंस करनी चाहिए डाउनवर्ड फोर्स को। फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ब्लॉक आर रिप्रेजेंटेड इन फॉलोइंग फिगर 6.11, और यहाँ हम नेक्स्ट फिगर 6.11 के अंदर चारों लगने वाली फोर्सेस को दिखाते हैं। द रिजल्ट ऑफ द ऑल द 4 फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इज 0, और चारों फोर्सेस जो कि लग रही हैं उस ब्लॉक के ऊपर उनका जो सम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो 0 का होना चाहिए। किस लिए, अगर कोई बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। फिगर 6.11 सिंस द ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम ऑल द फोर्सेस आर बैलेंस, यहाँ देखिए क्योंकि ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है लिहाजा तमाम फोर्सेस का सम क्या होगा, 0 होगा। इसको बैलेंस कर रही होंगी, जैसे कि वेट 100 न्यूटन नीचे अप्लाई हो रहा है, उसका नॉर्मल रिएक्शन आर 100 न्यूटन ऊपर अप्लाई हो रहा है, क्योंकि अंदाज से इसको खींचा जा रहा है लेफ्ट साइड के ऊपर 50 न्यूटन की फोर्स से, और राइट के ऊपर भी 50 न्यूटन की फोर्स लग रही है स्प्रिंग की सूरत में। नतीजे में ब्लॉक क्या हो गया, इक्विलिब्रियम में है। एग्जाम्पल से की बात करते हैं। अ पैराट्रॉपर जम्प्स फ्रॉम द एरोप्लेन, एक पैराट्रॉपर जंप करता है एरोप्लेन से, मूव्स डाउनवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ज़मीन की कशिश या ग्रेविटी की वजह से वो एक्सेलरेट करता है नीचे की जानिब। द पैराट्रॉपर फॉलिंग
विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन द डायनामिक इक्विलिब्रियम। उसके बाद क्या हो जाता है, वो पैराट्रॉपर एक वक्त में नीचे आ तो रहा है लेकिन वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी की वजह से डायनामिक इक्विलिब्रियम में आ जाता है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द पैराट्रॉपर एक्ट्स डाउनवर्ड, जबकि हम ये बात जानते हैं ग्रेविटी की फोर्स की वजह से पैराट्रॉपर नीचे की तरफ आ रहा होगा। व्हेन द पैराशूट ओपन एंड अपवर्ड फोर्स ड्यू टू रिएक्शन ऑफ एयर एक्ट्स ऑन इट, और जैसे ही पैराशूट ओपन होता है वैसे ही अपवर्ड फोर्स अप्लाई होती है इन फॉर्म ऑफ एयर। नाउ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड इज बैलेंस्ड बाय द एयर रिएक्शन, और जब वो नीचे आ रहा तो उसके बाद ग्रेविटी की फोर्स अप्लाई हो रही थी जो कि बैलेंस हो जाती है एयर रिएक्शन की सूरत में। पैराट्रॉपर फॉल्स डाउन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और पैराट्रॉपर नीचे की तरफ आता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी की वजह से। फॉर अ बॉडी टू रिमेन इन डायनामिक इक्विलिब्रियम अपवर्ड फोर्सेस मस्ट बी बैलेंस्ड बाय द डाउनवर्ड फोर्सेस, और क्योंकि वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में आ गया है लिहाजा अपवर्ड फोर्सेस बैलेंस कर रही होती है उसकी डाउनवर्ड फोर्स को। फोर्सेस ऑन द पैराट्रॉपर आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग फिगर, और यहाँ पे फिगर 6.12 पे दिखा रहे हैं कि उस पर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं। Figure 6.12, after a parachute opens and fall a certain distance, it moves downward thereafter with uniform velocity, और जब वो पैराशूट को ओपन कर देता है तो खास तौर पे आने पर तब उसके ऊपर जो है वो नीचे की तरफ आ रहा होगा क्योंकि उस पर दो फोर्सेस लग रही होंगी, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे की तरफ मूव कर रहा होगा। एग्जाम्पल 4 याद करते हैं। अ कार इज मूविंग ऑन द रोड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कार चल रही है रोड के ऊपर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। द कार मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज इन डायनामिक इक्विलिब्रियम, और कार क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है लिहाजा कहेंगे कि वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में है। फोर्स ऑफ इंजन इज एक्टिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, और इंजन की फोर्स उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जा रही होगी। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर इज एक्टिंग बैकवर्ड, और यहाँ पे फ्रिक्शन की फोर्स जो कि रोड और टायर के दरमियान में होगी वो एक्ट कर रही होगी उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में। इफ दीज टू फोर्सेस बैलेंस ईच अदर देन द कार विल मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर ये दोनों फोर्सेस बैलेंस हो रही होंगी मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड, तब कहेंगे कि ये कार जो है वो किस में है, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी मूव हो रही है तभी क्योंकि उस पर दोनों फोर्सेस बैलेंस है। और यहाँ फिगर 6.13 में दिखाया गया है कि कार के ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं, एक उसके इंजन की जिसको आगे लेके जा रहा है और उसके एक टायर और जमीन के दरमियान फ्रिक्शन की फोर्स जो कि उसको पीछे की तरफ धक्का दे रही है। हम इसको समराइज करते हैं और कह सकते हैं कि फॉर अ बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम नो अनबैलेंस फोर्स शुड एक्ट ऑन द बॉडी। हम कह सकते हैं कि बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है इसका मतलब है उसमें कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रही है। डाउनवर्ड फोर्स मस्ट बैलेंस अपवर्ड, डाउनवर्ड फोर्सेस मस्ट बैलेंस अपवर्ड फोर्सेस, और नीचे की तरफ लगने वाली तमाम फोर्सेस बैलेंस हो रही होंगी ऊपर की तरफ लगने वाली तमाम फोर्सेस के साथ। लेफ्टवर्ड फोर्सेस मस्ट बैलेंस द राइटवर्ड फोर्स, और लेफ्ट पे लगने वाली फोर्सेस जो है वो राइट पे लगने वाली फोर्सेस को बैलेंस कर रही होंगी। द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी जीरो, और नतीजे में हम कह सकते हैं कि तमाम फोर्सेस का सम क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अब हम आते हैं टॉपिक 6.7 पे, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी कि कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो कि इक्विलिब्रियम के लिए ज़रूरी होती हैं। फॉर अ बॉडी टू रिमेन इन इक्विलिब्रियम इट मस्ट सेटिस्फाई टू कंडीशंस नोन एज, ओके बॉडी जो कि इक्विलिब्रियम में होती हैं उसको ये दो कंडीशन लाजमी सेटिस्फाई करनी चाहिए, जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम कहते हैं फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। यानी कि फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो हम कह सकते हैं बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में है। नंबर 1 फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को समझने की कोशिश करते हैं। इसका स्टेटमेंट क्या है, इफ अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम देन द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी मस्ट बी इक्वल टू जीरो। फर्स्ट कंडीशन इक्विलिब्रियम का स्टेटमेंट ये है कि अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तब लाजमन उस पर लगने वाली तमाम फोर्सेस का वेक्टर सम जो है वो जीरो के बराबर होने चाहिए। दिस कैन बी रिटन एज, इसको हम कह सकते हैं समीशन ऑफ वेक्टर एफ इज इक्वल टू वेक्टर f1 प्लस वेक्टर f2 प्लस वेक्टर f3 प्लस
सो ऑन इज इक्वल टू 0 और इक्वेशन है ये 6.1। दिस ग्रीक लेटर मीन्स समीशन। ये जो निशान था ये सम का निशान है, जिसको क्या पढ़ते हैं हम समीशन पढ़ते हैं। समीशन वेक्टर F रिप्रेजेंट द समीशन ऑफ ऑल द फोर्सेस F1 F2 F3 एक्टिंग ऑन द बॉडी। और यहाँ पे समीशन वेक्टर F रिप्रेजेंट कर रहा है तमाम फोर्सेस के सम को, यानी कि F1 F2 F3 मिला के जो कम्युलेटिव फोर्स लगा लेंगे उनको समीशन F से जाहिर किया गया है। द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इन इक्विलिब्रियम इज 0। तो हम कह सकते हैं कि जो लीनियर एक्सेलरेशन होगा इस कंडीशन में वो 0 होगा। इन 2 डायमेंशन ऑफ द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लीड टू द फॉलोइंग। अगर हम 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को इस तरह जाहिर करेंगे, समीशन ऑफ f of x is equal to f1x plus f2x plus f3x plus so on is equal to 0 इक्वेशन 6.2 है। अगर हम 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि पहले हम बात करेंगे x एक्सप्रेशनरी फोर्सेस की। तो यहाँ पे समीशन ऑफ f of x बता रहा है कि तमाम फोर्सेस के x एक्सिस पर लगने वाली तमाम फोर्सेस सम कर लिया जाए और तो बराबर होगा वो हर इंडिविजुअल फोर्सेस के एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में लगने वाली फोर्सेस के सम के। मतलब जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उन सब की एक्स एक्सिस पे लगने वाली फोर्सेस को सम कर लिया जाए तो वो टोटल समीशन निकल के आएगा एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में लगने वाली फोर्स के। तो इस अंदाज से अगर हम वाई डायरेक्शन में लगने वाली फोर्स की बात करें तो समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई रिप्रेजेंट कर रहा है वाई डायरेक्शन में वाई एक्सिस पर लगने वाली तमाम फोर्सेस को। समीशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू f1y plus f2y plus f3y is equal to 0। इक्वेशन है 6.2b। तो यहाँ पे ये इक्वेशन बता रही है 6.2b तमाम फोर्सेस का जो सम होगा y एक्सिस पर लगने वाली फोर्सेस का वो बराबर होगा हर इंडिविजुअल फोर्स के y एक्सिस पर लगने वाली फोर्स का। इफ अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम देन, और अगर एक बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो हम कह सकते हैं नंबर 1 द समीशन ऑफ द x कंपोनेंट f of 1x f2x plus f3x so on for all the forces acting on a body must be equal to 0। हम कह सकते हैं कि x कंपोनेंट को अगर हम सम कर लें, मतलब फोर्सेस के वो तमाम कंपोनेंट जो कि x एक्सिस पे होंगे उनको हम सम कर लें तो क्या होना चाहिए, वो 0 के बराबर होना चाहिए। समीशन ऑफ y कंपोनेंट f1 of y f2 of y f3 of y for all forces acting on the body must be equal to 0। इसी तरीके से अगर हम y फोर्सेस के y कंपोनेंट को भी सम कर लें तो वो भी 0 के बराबर आनी चाहिए। The first condition of equilibrium is used to determine the magnitude and direction of an unknown force acting on a body if all the other forces are known। फर्स्ट कंडीशन का इस्तेमाल ये भी है कि हम इससे मालूम कर सकते हैं इस पे एक लगने वाली एक अननोन फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, जबकि बाकी तमाम फोर्सेस का हमें मालूम हो। एग्जाम्पल 6.2 सॉल्व करते हैं। अ ब्लॉक ऑफ मास 100 kg is suspended as shown in figure 6.14. Find the tension T1 and T2 in the two ropes. Take the value of G 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एग्जाम्पल में कहा गया है हमसे कि एक ब्लॉक है जिसका मास 100 kg है और वो लटकाया गया है 2 रस्सियों के जरिए या 2 डोरियों के जरिए, जिसमें टेंशन T1 और T2 पाई जाती है दोनों डोरियों में, और हमें मालूम करना है कि जी टेंशन कितनी है, जबकि हमें कहा गया है कि जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कंसीडर करें। सॉल्व करते हैं इसको। ये डायग्राम जैसे शो की गई है इस न्यूमेरिकल के लिहाज से कि 2 रोप्स हैं, उनमें से T1 और T2 है। 100 kg मास लटका हुआ है। T1 के साथ जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री है, जबकि T2 के साथ जो एंगल बन रहा है, ये डोरी 2 के साथ जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री है। लिहाजा T1 और T2 वो टेंशन है जो हमें मालूम करनी है। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं रिजॉल्व द फोर्सेस टेंशन T1 एंड T2 इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। जो दोनों फोर्सेस हैं टेंशन की, जो कि इसके वेट के अगेंस्ट काम कर रही होंगी ऊपर की तरफ, और हम उसको रिजॉल्व करेंगे उसके कंपोनेंट्स में। तो भी बात जानते हैं कि जो x कंपोनेंट होगा टेंशन 1 के लिए वो होगा T1 cos 45 डिग्री, और जो उसका y कंपोनेंट होगा
वो होगा T1 sin 45 डिग्री, क्योंकि T1 वो टेंशन या फोर्स है जो कि ऊपर की तरफ लग रही है और उसका एंगल 45 डिग्री है, जबकि जो दूसरी वाली रोप है उसको अगर हम T2x से वाज़े करें तब, और उसका एंगल 60 डिग्री है, लिहाजा T2 जो x होगा, जो उसका x कंपोनेंट होगा वो बराबर होगा T2 cos 60 डिग्री के, जबकि इसी स्ट्रिंग का जो y कंपोनेंट होगा T2y होगा वो बराबर होगा T2 sin 60 डिग्री के। यहाँ पे दो फोर्सेस लग रही हैं, एक वेट की है जो कि डाउनवर्ड है और दो फोर्सेस टेंशन 1 और टेंशन 2 है जो कि अपवर्ड है। यानी कि मतलब ये हुआ कि अगर ये सस्पेंडेड है, लटक रहा है, ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है, तब इस पे ऊपर की तरफ लगने वाली फोर्स और नीचे की तरफ लगने वाली फोर्स, दोनों फोर्स क्या होंगे, बराबर होंगी। देन अप्लाइंग द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम वी गेट, अगर हम जो है इक्विलिब्रियम की पहली कंडीशन को अप्लाई करें तो हमें क्या हासिल होगा, हम देखते हैं समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट ब्लॉक जो है वो सस्पेंडेड है एक्स एक्सिस के ऊपर, लिहाजा इस पे तमाम फोर्सेस जो कि एक्स एक्सिस पे लगी होंगी उनका सम 0 होना चाहिए। सिमिलरली हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो फोर्सेस लग रही हैं T1x माइनस T2x इक्वल टू 0 होनी चाहिए, या हम ये भी कह सकते हैं कि T1 cos 45 डिग्री माइनस T2 cos 60 डिग्री इक्वल टू 0 होगी। हम वैल्यू पुट करते हैं अगर, तो cos 45 होता है 0.707, जबकि cos 60 बराबर होता है 0.5 के। अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो इक्वेशन बन जाएगी यहाँ पर 0.707 T1 माइनस 0.5 T2, और इसका सम क्या है, 0 बराबर, लिहाजा इस इक्वेशन को हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। देन एग्जैक्टली क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो तवाजुन में है और वो मूव नहीं कर रहा, लिहाजा इस पे जितनी फोर्सेस y एक्सिस पे लगी होंगी उनका सम भी 0 होगा। सो हम कह सकते हैं समीशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0, या T1y माइनस T2y माइनस W इज इक्वल टू 0, क्योंकि x एक्सिस पे कोई और फोर्स नहीं लग रही थी, जबकि y बैलेंस हो रहा है उसके वेट से। देन T1 sin 45 डिग्री माइनस T2 sin 60 डिग्री माइनस 980 इज इक्वल टू 0। वैल्यू पुट करते हैं sin 45 की और sin 60 की, तो आता है हमारे पास 0.707 T1 माइनस 0.866 T2 इज इक्वल टू 980। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। मजीद सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ T1 फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2 वी गेट, हम क्या करेंगे, हम T1 की वैल्यू इक्वेशन 1 से उठाएंगे और इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, तो हमें क्या हासिल होगा, हमें हासिल होगा 0.5 T2 प्लस 0.866 T2 इज इक्वल टू 980। फर्दर सॉल्व करते हैं, दोनों को ऐड कर देंगे तो 1.366 T2 इज इक्वल टू 980। हमें T2 की वैल्यू हासिल हो गई जो बराबर है 717.4 न्यूटन। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ T2 इन इक्वेशन 1, अब हम क्या करेंगे, T2 की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। देन 0.707 T1 माइनस 0.5 इंटू 717.4 इज इक्वल टू 0, सो T1 इज इक्वल टू 507.4 न्यूटन। अब बात करते हैं सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की। स्टेटमेंट है उसका, फॉर अ बॉडी टू रिमेन इन इक्विलिब्रियम द पॉजिटिव टॉर्क्स that tend to rotate it counterclockwise must be balanced by an equal magnitude negative torque that tend to rotate it clockwise। तो कंडीशन ये कहती है इक्विलिब्रियम की सेकंड कंडीशन कि कोई ऑब्जेक्ट उस वक्त तक इक्विलिब्रियम में रहता है जब उस पर पॉजिटिव टॉर्क जो कि उसको रोटेट करने की कोशिश कर रहा हूँ काउंटर क्लॉकवाइज, वो बैलेंस हो या बराबर हो मैग्नीट्यूड में उस नेगेटिव टॉर्क के जो उसको मूव करने की कोशिश कर रहा है क्लॉकवाइज। मतलब वो फोर्सेस जो इस ऑब्जेक्ट को एंटी क्लॉकवाइज मूव करने की कोशिश कर रही हैं वो बराबर होनी चाहिए उन तमाम फोर्सेस की जो उस ऑब्जेक्ट को क्लॉकवाइज मूव करने की कोशिश कर रहा है। इट कैन बी स्टेटेड एज, इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं, इफ अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम देन द सम ऑफ टॉर्क्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी मस्ट बी इक्वल टू 0। हम कह सकते हैं कि कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है उस वक्त जब उस पर जितने भी टॉर्क्स अप्लाई हो रहे हों उन सब का सम क्या हो, 0 के बराबर हो। सो समीशन ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 प्लस टॉर्क 3 सो ऑन इक्वल टू 0, और हम नाम देते हैं इक्वेशन का इक्वेशन 6.3। व्हेन टॉ, इसको हम टॉ पढ़ते हैं, यहाँ पे ये सिंबल जो टॉर्क यूज करती हैं इसको हम टॉ पढ़ते हैं। सो टॉ 1 टॉ 2 टॉ 3 रिप्रेजेंट द टॉर्क्स caused by all forces F1 F2 F3 acting on the body। The angular acceleration of a body is equilibrium is 0। तब इक्विलिब्रियम में किसी बॉडी का एंगुलर एक्सेलरेशन भी क्या होता है, 0 होता है।
एग्जाम्पल करते हैं इसकी, कंसीडर अ रिजिड यूनिफॉर्म बार सपोर्टेड एट इट्स मिडिल पॉइंट, और एक रिजिड यूनिफॉर्म बार है जो कि सपोर्ट की गई हुई है, लटकाई हुई है या हैंग की हुई है या रुकी हुई है किसी मिडिल पॉइंट O के ऊपर। Then tau 1, tau 2, tau 3, tau 4, tau 5, tau 6 are torques of movement produced by forces F1, F2, F3, F4, F5 and F6 respectively। और यहाँ पे forces 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप्लाई हो रही हैं उस बॉडी के ऊपर, जो कि टॉर्क प्रोड्यूस कर रही हैं, टॉर्क 1, टॉर्क 2, टॉर्क 3, टॉर्क 4, टॉर्क 5 एंड टॉर्क 6, जैसे कि फिगर 6.15 में दिखाया गया है। यहाँ दिखाया गया जैसे कि 0 एक मिड पॉइंट है, इस पे ये रुका हुआ है एक बार और उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही हैं F1, F2, F3, F4, F5 और X6। So here torque 2, torque 4 and torque 6 are clockwise movement। यहाँ पे torque 2, torque 4 and torque 6 वो टॉर्क्स हैं जो कि clockwise मूवमेंट कर रहे हैं, जबकि torque 1, torque 3 and torque 5 are counter clockwise, और torque 1, टॉप 3, टॉप 5 उसको काउंटर क्लॉकवाइज मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। द बार इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ ऑल दीज फोर्सेस, जबकि बार जो है वो इक्विलिब्रियम में है, तवाजुन में है इन तमाम फोर्सेस बावजूद। Therefore the sum of the all torques or movements of all the forces will be zero। तो हम कह सकते हैं कि वजह यह है कि तमाम फोर्सेस या तमाम टॉर्क का सम जो है वो जीरो है। सो tau 1 plus into minus tau 2 plus tau 3 minus tau 4 plus tau 5 and minus tau 6 is equal to 0, क्योंकि तमाम फोर्सेस में को अगर हम तमाम टॉर्क को सम कर लें तो हम देखते हैं कि tau 1, tau 3 और tau 4 प्लस में है, जबकि tau 2, tau 4 और tau 6 माइनस में है, और इनका सम क्या आ रहा है 0। कह सकते हैं tau 1 minus tau 2 plus tau 3 minus tau 4 plus tau 5 minus tau 6 is equal to 0। tau 1 plus tau 3 plus tau 5 is equal to tau 2 plus tau 4 plus tau 6। Sum of the all counterclockwise movements is equal to sum of all clockwise movements। This verifies the principle of movement। तो ये जो इक्वेशन हमने हासिल की है ये वेरीफाई करती है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट को। When the first condition of equilibrium is satisfied, the body is said to be in translational equilibrium। जब फर्स्ट कंडीशन इक्विलिब्रियम की पूरी हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि वो बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। When the second condition of equilibrium is satisfied, the body is said to be in rotational equilibrium। और जब सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाए तो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट या बॉडी जो है वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि पहली जो कंडीशन है बताती है कि तमाम फोर्सेस का सम जीरो है, लिहाजा वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, और दूसरी बताती है कि वो ऑब्जेक्ट रोटेट भी नहीं कर रहा। The body is said to be in equilibrium if the two conditions of equilibrium are satisfied। और जब ये दोनों कंडीशन इक्विलिब्रियम की सेटिस्फाई हो जाए तो हम कहते हैं कि बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में है। मैथमेटिकली इट कैन बी रिटन एज, और मैथमेटिकली हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि फर्स्ट कंडीशन कहती है हमें समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 एंड समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। यानी कि फर्स्ट कंडीशन मुताबिक एक्स एक्सिस पे या एक्स डायरेक्शन में लगने वाली तमाम फोर्स का सम 0 होना चाहिए, और सिमिलरली वाई डायरेक्शन में लगने वाली तमाम फोर्स भी जो है वो 0 होना चाहिए। सेकंड कंडीशन कहती है समीशन ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू 0, मतलब तमाम टॉर्क जो है तमाम टॉर्क जो है उनका सम 0 होना चाहिए। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज आल्सो यूज्ड टू कैलकुलेट द अननोन फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडीज इन इक्विलिब्रियम। तो हम सेकंड कंडीशन को अप्लाई करके मालूम कर सकते हैं कि वो तमाम फोर्सेस के साथ कौन सी ऐसी अननोन फोर्स है जो उस बॉडी पे अमल कर रही है जब ऑब्जेक्ट क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो। एग्जाम्पल 6.3 सॉल्व करते हैं। अ लैम्प विंग 10 न्यूटन हैंग्स फ्रॉम द एंड ऑफ द हॉरिजॉन्टल रॉड 10 मीटर लॉन्ग स्टिकिंग आउट परपेंडिकुलर फ्रॉम अ वॉल। एक लैम्प है जिसकी फोर्स 10 न्यूटन है, वो हैंग हुआ है एक हॉरिजॉन्टल रॉड के साथ जो कि 10 मीटर लंबी है, और वो उस वॉल के साथ परपेंडिकुलर लटका हुआ है। द other end of the rod is hanging to the wall. A wire is attached to the middle point of the rod and to hook in the wall 5 meter above the हिंग। रॉड का दूसरा एंड जो है वो एक वॉल के साथ है, अब वायर उसके अटैच हुई हुई है जो कि मिडिल ऑफ द रॉड क्या हुई हुई है, हुक हुई हुई है, जबकि जिस वॉल का डिस्टेंस जो है वो 5 मीटर के फासले पर है। फाइंड द टेंशन इन द वायर इफ द रॉड वेट 5 न्यूटन। और हमसे कहा गया है कि टेंशन मालूम करें वायर में अगर रॉड का वजन जो है वो 5 न्यूटन है। इस डायग्राम के तहत
10 मीटर लॉन्ग बार है जिसके ऊपर 10 न्यूटन वेट का एक लैम्प हैंग हुआ है और वहाँ पे वायर जो है वो 45 डिग्री के ऊपर हैंग हुई हुई है 5 मीटर अवे एट पॉइंट सी के ऊपर, जबकि वही 10 वायर पॉइंट बी के ऊपर कनेक्टेड है उस बार के साथ और 45 डिग्री वो बना रही है। हमसे पूछा गया है कि बताइए उस वायर में टेंशन कितनी होगी। सॉल्व करते हैं इसको। सपोज द रॉड ओ इज हैंग्ड टू द वॉल एट पॉइंट ओ, और रॉड जो है वो ओ ए हैंग हुई हुई है वॉल के पॉइंट ओ से। द लैम्प इज हैंग एट पॉइंट ए, बी इज द मिड पॉइंट ऑफ द रॉड वेयर द वेट ऑफ द रॉड एक्ट। तो ये वजह रखने वाली है कि लैम्प टंगा हुआ है पॉइंट ए के ऊपर, जबकि बी उस मिड पॉइंट है रॉड का जिसके ऊपर उसका वेट एक्ट कर रहा होगा। सी इज द पॉइंट ऑन द वॉल विच इज हुक्ड बाय अ वायर टू द पॉइंट बी, और सी पॉइंट है वॉल के ऊपर जिसके नतीजे में वायर को जिस यहाँ से वायर जो है वो हुक हुई हुई है और वो कनेक्टेड है पॉइंट बी के ऊपर। फोर्सेस एक्टिंग ऑन द रॉड आर शोन इन फिगर 6.16, और हम फिगर 6.16 में तमाम फोर्सेस देख चुके हैं जो उस पर अप्लाई हो रही होंगी। देखिए फिगर 6.3 को 10 न्यूटन वेट है जो कि नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होगा। एग्जैक्टली उस लैम्प के साथ जो है उस बार का वेट भी है 5 न्यूटन जो भी नीचे ही तरफ एक्ट कर रहा होगा, और ऊपर जो है पॉइंट बी के ऊपर वायर के साथ टेंशन अप्लाई कर रही होगी। तो बी पॉइंट के ऊपर एक टेंशन की फोर्स होगी जो कि एक्स एक्सिस पे होगी जिसे हम टी एक्स का नाम देंगे, और एक वाई फोर्स होगी टेंशन की जो जिसको हम टी वाई का नाम देंगे। फिगर 6.16 से हमें क्या क्या हासिल होता है। नंबर 1, ओ ए इज इक्वल टू 10 मीटर, ए बी इज इक्वल टू 5 मीटर, ओ बी इज इक्वल टू 5 मीटर एंड ओ सी इज इक्वल टू 5 मीटर। और यहाँ पे एक एंगल बन रहा है ओ बी सी जो कि 45 डिग्री का है। बाय रिजॉल्विंग टेंशन टी इन द वायर इन टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वी गेट, अगर हम वायर की टेंशन टी को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लें तो हमें क्या हासिल होता है। टी एक्स इज इक्वल टू टी वन कॉस 45 डिग्री एंड टी वाई इज इक्वल टू टी वन साइन 45 डिग्री। By applying second condition of equilibrium about O we get, और हम O पे second condition of equilibrium लगाएं तो हमें क्या हासिल होता है। summation of tau is equal to 0, then Ty into OB minus W into OB minus W1 into O is equal to 0। तो यहाँ पे क्या है, टी वाई वो फोर्स है जो कि ओ बी की लेंथ अप्लाई हो रही है, वेट वो फोर्स है जो कि ओ बी की लेंथ अप्लाई हो रहा है, जबकि वेट 1 वो फोर्स है जो कि ओ ए की लेंथ में मल्टीप्लाई हो रहा है। हम जानते हैं फोर्स इनटू फोर्स आर्म के तहत। तो यहाँ पर नजर आता है हमारे पास कि जो टी वाई है वो बराबर है टी साइन 45 डिग्री की, जबकि ओ बी की लेंथ 5 है, माइनस डब्ल्यू का वेट भी 5 था, 5 आ गया, और ओ बी की लेंथ 5 है, सो माइनस 5 इंटू 5, देन W1 जो है वो भी 10 है और OA की लेंथ जो है वो 10 है, सो माइनस 10 इंटू 10 का समीशन क्या होना चाहिए, 0। मतलब जो इक्वेशन हासिल होती है वो है यहाँ पास टी साइन 45 डिग्री इंटू 5 माइनस 5 इंटू 5 माइनस 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। वैल्यूज पुट करते हैं, लेफ्ट साइड से आप देखें तो साइन 45 की वैल्यू है 0.707, हमने पुट कर दिया, देन 5 से मल्टीप्लाई हो रहा था वो, देन यहाँ पास आया 0.707 इंटू 5t माइनस 5 इंटू 5 25 एंड देन माइनस 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100। सो इक्वेशन बन गई यहाँ पर 0.707 इंटू 5t माइनस 25 माइनस 100 इज इक्वल टू 0। देन 3.535t माइनस 125 इज इक्वल टू 0। टी मालूम करना है हमें और टी जी आ जाएगा हमारे पास 35.36 न्यूटन। मतलब जो टेंशन है वो है 35.36 न्यूटन के। एग्जाम्पल 6.4 सॉल्व करते हैं। अ टेलीफोन पोल ऑफ मास 300 kg इज 30 मीटर लॉन्ग। एक टेलीफोन पोल है जिसका मास 300 किलोग्राम है और वो 30 मीटर लॉन्ग है। इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज 10 मीटर फ्रॉम द थिक एंड। और हम जानते हैं टेलीफोन पोल जो होता है वो लीनियर नहीं होता, या उसकी जो थिकनेस होती है वो इवन नहीं होती है, लिहाजा उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी सेंटर में नहीं आएगा। सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज 10 मीटर फ्रॉम द थिक एंड, और उसका जो थिक एंड है उससे वो 10 मीटर के फासले पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। व्हाट फोर्स मस्ट बी अप्लाइड एट द थिन एंड टू मेंटेन द पोल इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन व्हेन इट इज सपोर्टेड एट इट्स मिड पॉइंट। और हमसे पूछा गया है कि वो कितनी फोर्स अप्लाई की जाए उसके थिन एंड के ऊपर ताकि वो बैलेंस रहे अपनी हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, जबकि वो सपोर्टेड है किसके लेंथ के लिहाज से मिड पॉइंट के ऊपर। सॉल्व करते हैं इसको। वेट ऑफ द पोल डब्ल्यू मालूम करना है। हम जानते हैं डब्ल्यू इक्वल टू एम जी की वैल्यू होता है, मास हमें गिवन है 300 और जी की वैल्यू 9.8 जो है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। सो 300 मल्टीप्लाई बाई 9.8, सो हमें डब्ल्यू मिल जाता है, ये वेट मिल जाता है पोल का, वो बराबर है
2940 न्यूटन के। फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पोल आर शोन इन फिगर 6.18 और यहाँ फिगर 6.18 पे दिखा रहा है कौन कौन सी फोर्सेस जो हैं वो उस पोल पे एक्ट कर रही हैं। वेयर W रिप्रेजेंट द वेट ऑफ द पोल और यहाँ पे W जो है वो वेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। F represents the force applied to the thin end to maintain the pole in a horizontal position when it is supported at its midpoint और यहाँ पे F से मुराद वो फोर्स है जो कि अप्लाई हो रही है पोल के थिन एंड पे ताकि पोल अपने हॉरिजॉन्टल पोजीशन में बरकरार रहे। यहाँ फिगर 6.1 पे दिखा रहे हैं कि पोल जो है वो बैलेंस है, 30 मीटर पोल की लेंथ है और उसके बाद जो है वो उसका थिक एंड और थिन एंड के लिहाज से 10 मीटर के फासले पर थिक एंड के लिहाज से वो वेट इसका अमल कर रहा है और वो सेंटर से 5 मीटर डिस्टेंस है। टोटल लेंथ ऑफ द पोल 30 मीटर है। सो लेफ्ट और राइट 15 मीटर के उसके आर्म हैं। दो फोर्स अप्लाई हो रही है, हमें फोर्स मालूम करनी है जो पॉइंट बी पे लग रही होगी, उसको हम यहाँ पे एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। From the figure 6.18 we have AB is equal to 30 मीटर यानी कि AB पोल की मुकम्मल लेंथ है जो 30 मीटर है। AC 15 मीटर, एक आर्म उसका लेंथ की 15 मीटर है और BC दूसरा आर्म है उसकी लेंथ भी 15 मीटर है। DC is equal to 5 मीटर यानी यहाँ पे उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी काम कर रहा है, यहाँ पे उसकी वेट अप्लाई हो रहा है। By applying second condition of equilibrium about C we get और हम second condition of equilibrium अप्लाई करते हैं पॉइंट C के ऊपर, तो हम ये देखते हैं summation of tau is equal to 0 और tau के लिए then W into DC minus F into BC। यहाँ W से मतलब वो वेट है जो कि उसके सेंटर पॉइंट से D से डिस्टेंस के पे अप्लाई हो रहा है और इसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए F की डायरेक्शन अपोजिट होगी जो कि उसके आर्म लेंथ BC पे अप्लाई हो रहा होगा। सो W इंटू डी सी माइनस एफ इंटू बी सी इज इक्वल टू 0 होना चाहिए सेकेंड कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए। और हमें W 2940 गिवन है जबकि DC की लेंथ हमें 5 पता है, एज वेल एज एफ आई मालूम करना है जबकि आर्म लेंथ BC हमें पता है जो कि 15 है। सो इक्वेशन बन जाएगी 2940 इंटू 5 माइनस एफ इंटू 15 इक्वल टू 0। Then 15F is equal to 2940 into 5 and F is equal to 980 Newton in the downward direction। और यहाँ पोल को बैलेंस करने की ज़रूरी है कि हम अप्लाई एक फोर्स करें, इसका मैग्नीट्यूड 980 न्यूटन के बराबर होनी चाहिए और वो उसकी डायरेक्शन भी डाउनवर्ड हो। इस वीडियो में आपको कोई सवाल हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और यही बताइए कि आपको मजीद कौन कौन से टॉपिक्स पर लेक्चर रिक्वायर्ड है और कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम का सामना है। हमारी वेबसाइट विजिट करने के साथ साथ हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, यूट्यूब और लिंक्डइन पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच।